Hello Ji, welcome to my maths class. Students, today I'm going to start your new topic that is plane in 3D. ठीक है, प्लेन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. 3D जो आपका चैप्टर है उसी का ये एक टॉपिक है. तो जैसे हमने इक्वेशन, जैसे लाइन थी या सर्कल थी, सबकी एक डेफिनेशन होती है. ठीक है, सर्कल में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है सर्कल, यू नो इट, द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज एट द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, अब उसी तरीके से प्लेन की भी एक डेफिनेशन होगी. पहले तो हम प्लेन की डेफिनेशन को समझते हैं, तभी हम उसकी इक्वेशन को लिख पाएंगे. तो अभी पहले प्लेन की डेफिनेशन. हाँ जी, देखिए, इफ अ लाइन, any line which is obtained by joining any two points on a surface lies completely on that surface only, then that surface is known as the plane. समझिए इसको. what do I want to say? जैसे आप अब समझिए, आपकी बुक का कवर है, जैसे बुक कवर है या टेबल टॉप है या कुछ भी है. ठीक है, अगर आप उसके ऊपर दो पॉइंट्स ड्रॉ करते हो और उन दोनों को ज्वाइन करते हो तो एक लाइन मिलती है. अगर वो लाइन उसी सरफेस पर है, उससे बाहर नहीं जाती, देन दैट इज नोन एज दैट सरफेस इज प्लेन सरफेस. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ. ये आपका बुक का कवर है. सपोज करो आपने दो पॉइंट्स लिए, ये ए ये बी, और इनको अगर ज्वाइन करते हो, देन दिस लाइन which is obtained by joining any two points which lies on the surface. उसी सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बनी वो भी उसी सरफेस के ऊपर है. तो ये सरफेस जो होगा आपका, ये आपका जो सपोज करो आपका ये जो ब्लू कलर का ये जो सरफेस है, ये आपका क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा. जब तक हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि जो सरफेस प्लेन सरफेस नहीं है, तो हमें समझ नहीं आएगा. आप ना एक काम करो, इमेजिन करो कि आपके पास फुटबॉल है. ठीक है, फुटबॉल पर आप क्या करना, उस फुटबॉल पर कोई दो पॉइंट्स मार्क करना. उन दो पॉइंट्स से क्या कोई स्ट्रेट लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन अगर बनाने की कोशिश करोगे तो वो उसको टच करती हुई, मतलब कि उसके अंदर नहीं रहेगी, सरफेस से बाहर हो जाएगी. वो आपको इमेजिन ही कर सकते हो 3D में. ठीक है, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो एक ही पॉइंट पर टच करेगी उसको. वो लाइन जो अगर आप ड्रॉ करते हो तो एक ही पॉइंट पर टच करेगी. अगर उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए, अगर सपोज करो अगर आपने दो पॉइंट्स को मिलाया भी, अगर ये दो पॉइंट्स दिए इसको मिलाया भी, तो वो ऐसे कर्व बनेगा. वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो एक कर्व बनेगा. वो उसकी शेप वही होगी जो शेप आपके उस स्फेयर की है. ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुई, वो तो कर्वी लीनियर फिगर है. तो इसका मतलब ये आपका जो फिगर है, ये जो आपका स्फेयर है, वो एक प्लेन सरफेस नहीं है. चलो एक और कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, उसकी हेल्प से देखते हैं. देखो, हमने क्या किया, सपोज करो हमारे पास ये एक ऐसे सरफेस है. मान लो ये ऐसा एक कोई सरफेस है. ठीक है, आपने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया. ओके, यू हैव टेकन दीज टू पॉइंट्स, दोनों इसी सरफेस पर लाई कर रहे हैं. इफ यू ज्वाइन इट, इफ यू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, तो क्या ये लाइन इसी सरफेस पर लाई कर रही है? नहीं ना, इट इज गोइंग आउटसाइड दिस सरफेस. उसी सरफेस के अंदर नहीं है वो लाइन. तो हम कहेंगे कि ये जो आपका ये वाला जो ये सरफेस है, दिस इज नॉट अ प्लेन सरफेस. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. बट this definition is not enough to write the equation of the plane. तो equation of plane के लिए अब क्या चाहिए? तो equation of plane के लिए हमें actually direction भी चाहिए, कोई ना कोई direction चाहिए होती है. Let us see how we can write down the equation of the plane. हाँ जी, if the line joining any two points on the surface is perpendicular to some fixed straight line, then this surface is called a plane and this fixed line is called the normal to the plane. क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके पास एक ये सरफेस है,
ठीक है, दिस इज द सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, आपने दो पॉइंट्स लिए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, और ये आपके पास एक यहां पर एक फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये अब समझो, इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, this line which is obtained by joining any two points on the surface is perpendicular to some fixed straight line। ये मेरी fixed straight line है, ठीक है, ये perpendicular fixed straight line है, ये जो straight line है, ठीक है, ये fixed line है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। और अगर ये जो फिक्स्ड ये जो आपका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो ये परपेंडिकुलर जो है आपका, ये आपके ए बी का भी परपेंडिकुलर, आप क्या कीजिए, इसको यहां से उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी हमने इसको यहां से लाया, यहां पर ले आए, यहां ले आए, तब भी वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमने यहां से उठाया और यहां ले आए, तब भी ये परपेंडिकुलर है इसके ए बी के। तो हमने क्या बोला, इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑन अ सरफेस, वो किस, दैट इज परपेंडिकुलर टू सम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा फिक्स रहेगी, ये वाली, ठीक है, ये जो आपका एन वेक्टर है ये हमेशा फिक्स है। और अगर हम कहीं भी सपोज करो यहाँ पर दो पॉइंट्स लेते हो, यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करते हो और इस लाइन को यहाँ पर लेके आते हो, तब भी ये परपेंडिकुलर है। यहाँ आपने दो पॉइंट्स लिए, इनको ज्वाइन किया, इस लाइन को यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर भी ये इन दोनों पॉइंट्स के पर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी ये जो फिक्स्ड लाइन है जो मैंने एन वेक्टर से शो किया है, ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी। आप इस प्लेन पर कहीं भी दो पॉइंट्स लो और उनको मिलाकर एक लाइन बनाओ, ये लाइन को जब वहां पर शिफ्ट करोगे तो ये लाइन क्या होगी, हमेशा उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इसको हम नॉर्मल नॉर्मल बोलेंगे, ये जो फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। देन दिस सरफेस, ऐसा अगर हमें सरफेस मिलता है, देन दिस सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन, तब ये प्लेन कहलाता है। यानी कि ऐसा सरफेस जिस पर हम कहीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, उनसे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो फिक्स्ड लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर ऐसा सरफेस है तो वो सरफेस हमारा प्लेन सरफेस कहलाएगा। सरफेस तो बहुत सारे होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे हैं, रफ सरफेसेस भी होते हैं आपके, ठीक है, लेकिन प्लेन सरफेस वो तभी होगा जब ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी। हाँ जी, अभी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन, मतलब उसका जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, उसको डिराइव करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ जो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन है। जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, आपको जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पता है ना, वैसे ही आपकी जनरल, पहले हम ना थोड़ा सा लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या थी, याद करो। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती थी इन 2D, इन 2D जो आपने किया था वो होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस यू हैव डन in your 11th class, in your 10th class, you have studied about it। अब हम करेंगे, अगर आप जर्नल जर्नल फॉर्म ऑफ प्लेन इन 3D, तो वो बिल्कुल ऐसा है, इसी के जैसा है, वो है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इन 3D। अभी हम बहुत सारी, मैं अलग अलग फॉर्म आपको बताऊंगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, कैसे हमने अलग अलग हमारे पास फॉर्मूला होंगे, लेकिन जिसको भी सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक है, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन में 11th किया था, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म था, लेकिन हमने जब भी किसी को सिंप्लीफाई किया था, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने के बाद वो फॉर्म यही बन जाती थी आपकी
जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। ऐसे ही हम जब इक्वेशन ऑफ प्लेन करेंगे इन 3D, उसमें भी 1 पॉइंट फॉर्म करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, तो जो भी फॉर्म करेंगे अल्टीमेटली उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन ही बनेगा। तो चलिए अब हम अलग अलग फॉर्मूले के बारे में देखते हैं कि कैसे आए हैं। हाँ जी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए चलिए अगर हम बात करें कि हमें डायरेक्शन जरूर चाहिए, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर सपोज करो यहाँ पर हमें एक प्लेन है, ये प्लेन है, अब उस प्लेन का क्या दिया हुआ है, सपोज करो उसकी डायरेक्शन प्लेन की, तो हम अभी जो डेफिनेशन पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंगली प्लेन का हमें नॉर्मल दिया होता है। तो सपोज करो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन का हमें एक ये नॉर्मल वेक्टर दे दिया, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है, इसका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर इसका हमें दे दिया। अब बोला चलो जी इस प्लेन की इक्वेशन निकालो, इस प्लेन की इक्वेशन निकालो, ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो क्या ये जो नॉर्मल है वो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है? मैं तो यहाँ पर एक और प्लेन भी बना सकती हूँ, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पर कोई और प्लेन भी बन सकता है जिसके ये परपेंडिकुलर है, ये देखो इसके भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है ना ये लाइन इसके ऊपर भी, तो ऐसे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं जिसके ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे तो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इसी वाले प्लेन की मुझे तो इक्वेशन चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये स्पेसिफाई नहीं करते कि ये प्लेन कौन से वाला है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये ब्लू वाला ही प्लेन चाहिए, तो दिस इज नॉट एनफ। अगर मुझे ये नॉर्मल की डायरेक्शन दी होगी देन इट इज नॉट एनफ टू राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वन थिंग मोर इज रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस प्लेन, तभी ये प्लेन फिक्स होगा, नहीं तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं लिख सकते। तो मान लो यहाँ पर ये प्लेन में एक पॉइंट दे दिया मुझे ए, दैट इज x1 y1 z1। अब मेरे पास एक पॉइंट आ गया एक प्लेन का, देखो अब तो ये वाले प्लेन डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि अगर पॉइंट प्लेन का दिया हुआ है वो इस प्लेन का है तो दूसरे वाले प्लेन में तो वो लाई नहीं करेगा, तो दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन भी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे ब्लू वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, जिस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है उसकी दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट और एक उसके नॉर्मल की डायरेक्शन। दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। वन इज द पॉइंट, उस प्लेन का पॉइंट जरूर चाहिए, दूसरा उसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। Let us derive the formula of the equation of the plane, which is that plane which is passing through a fixed point and which is perpendicular to the given vector। देखिए ये ब्लू कलर का जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये जो n वेक्टर है ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, या कह लो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और मुझे एक पॉइंट गिवन है, फिक्स्ड पॉइंट है ए पॉइंट, ये मेरा पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब मैंने एज पर द डेफिनेशन मुझे पता है कि इसी प्लेन पर अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लूंगी, उसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आर एनी आर्बिट्री पॉइंट, मूवेबल पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट हो सकता है इस प्लेन पर, आर एनी एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट ले लिया। तो अब ये जो ए आर होगा, ए आर, ठीक है, ये ए आर जो लाइन सेगमेंट बना और ये एन वेक्टर है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये एन वेक्टर यहां पर ले आओ आप, ये इसके परपेंडिकुलर है एन वेक्टर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका एज पर द डेफिनेशन वी नो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। चलो ए का जो पॉइंट है, वैसे मैंने x1 y1 z1 लिखा है, लेकिन इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर ले लिया मैंने, ए का पोजीशन वेक्टर, और आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने आर वेक्टर ही लिया है, ठीक है। तो एज पर द डेफिनेशन अब जो ए आर है, ए आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, किसके परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर के। ए आर वेक्टर जो है वो एन वेक्टर के आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है एज पर द डेफिनेशन, है ना, यही आपको समझाया था। अब ए आर वेक्टर को कैसे लिखोगे, फाइनल आपका पॉइंट है आर,
इनिशियल पॉइंट है ए, तो आर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पहले मैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बताती हूँ आपको कैसे। देखो, जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बाय आर वेक्टर, ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, देन ए आर का डॉट प्रोडक्ट, ए आर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ 0 होगा। अब ए आर वेक्टर निकालते हैं, आर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, आर का पोजीशन वेक्टर मैंने आर वेक्टर लिया था, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ये लिया हुआ है, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, एक नाम दे दिया, क्योंकि ये ना स्केलर प्रोडक्ट है, ए डॉट एन से जो आएगी स्केलर वैल्यू आएगी। देखो यहाँ तो ये आपका आर्बिट्री पॉइंट है, एक्स वाई जेड की टर्म्स में आएगा, लेकिन ए वेक्टर तो एक वैल्यूज हैं इसके पास, एन वेक्टर की भी वैल्यूज हैं, तो जब इनका स्केलर प्रोडक्ट लोगे देन यू विल गेट अ मींस डॉट प्रोडक्ट लोगे, जब इनका ये डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक स्केलर वैल्यू आएगी। स्केलर वैल्यू जो आएगी, मैंने उसका नाम सपोज करो डी रख दिया। तो अब जो आपके पास आएगा, यहां लिख रही हूं मैं ऊपर, अब जो आपके पास आएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इज इक्वल टू, देखो मैंने डी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डी जो अब आएगा आपका वो क्या आएगा, एक स्केलर वैल्यू आएगी। तो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, याद कर लीजिए इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए इधर इसमें ये, ठीक है, ये अल्टीमेटली हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर, ये है। ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन है। ये क्या है इसमें, ये क्या है, ए क्या है, ए इज द पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आर क्या है आपके पास, आर क्या है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन। एन वेक्टर क्या है, प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर, प्लेन का जो नॉर्मल है। याद करो जब लाइन लिखते थे तो लाइन में लाइन की डायरेक्शन होती थी और प्लेन में प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वाली वेक्टर फॉर्म है, ये भी आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन वेक्टर फॉर्म, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म है व्हेन वन पॉइंट इज गिवन। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट, देखिए इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, लेट अस सी। देखिए आर वेक्टर हमारे पास क्या था, आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर था एक्स वाई जेड, यही था ना आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है तो एक्स, अब इसमें से ए वेक्टर पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, तो हम x माइनस x1, ठीक है, और अभी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ इसको, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखती हूँ तभी आपको समझ आएगा ये कैसे आया। देखिए आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट था, माइनस माइनस किया, इसमें से क्या माइनस किया जी आपने, इसमें से माइनस किया आपने ए वेक्टर पासिंग पॉइंट x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, डॉट, इसका डॉट लेना है, डॉट किसके साथ लेना है, नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और हमने इसको लिखा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आपका एक बार क्लियर कर देते हैं, ये आपका सी के कैप है। क्या है ये, सी प्लस सी के कैप, सी के कैप है।
ठीक है। अच्छा, जब आप इसको माइनस करते हैं दोनों को तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, किसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे। क्या है ये, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 0। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो याद करना आई को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को आप जे से करेंगे और के को आप के से करेंगे। ठीक है, तो आपने x माइनस x1 को किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखिए आपने x माइनस x1 को a से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो दोनों i हैं, तो x माइनस x1 को आपने a से मल्टीप्लाई किया। फिर y माइनस y1 को आपने b से मल्टीप्लाई करना है, j कंपोनेंट b माइनस b1 को j से। फिर आपने z माइनस z1 को किससे करना है, c से करना है। तो ये मैंने y माइनस y1 की जगह b माइनस b1 लिख दिया, यहाँ पर y माइनस y1 आएगा। ठीक है, यहाँ y माइनस y1 b आएगा, यहाँ पर b आएगा b। फिर आपने इस z माइनस z1 को यानी z माइनस z1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इधर का k कंपोनेंट है c, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। कब, जबकि आपको एक पॉइंट दिया था x1 y1 z1। x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट ऑफ द प्लेन, और ABC क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। डायरेक्शन रेशियो जो आपके उस प्लेन के नॉर्मल के हैं वो थे। हाँ जी, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन क्या है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर, सॉरी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट क्या है, और n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो। और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन में ये है आपको x माइनस x1 इंटू ए प्लस वाई माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी। यहाँ पर जो आपका x1 y1 z1 है वो आपका पॉइंट ऑन द प्लेन है, ये याद रखना। और जो आपके पास ABC है ये आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये तब है इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन यू हैव बीन गिवन वन पॉइंट ऑन द प्लेन एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। हम फटाफट से अगर एक क्वेश्चन करते हैं कि मुझे एक प्लेन का पासिंग पॉइंट पता है कि ये मेरा प्लेन जो है वो 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है, उसका नॉर्मल वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मुझे बोला कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखिए। तो पहले सबसे पहले हम फटाफट से उसके इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वन पॉइंट क्योंकि दिया है तो वन पॉइंट फॉर्म x माइनस x1 इंटू ए प्लस वाई माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें x1 y1 z1 क्या है, ये आपका पासिंग पॉइंट है, तो x माइनस 1 अभी a छोड़ दो प्लस y माइनस सेकेंड पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट, सॉरी पॉइंट नहीं, z माइनस z1 थर्ड कोऑर्डिनेट। अब ए बी सी लिखना है मुझे, ए बी सी। ये ए बी सी आपके क्या दिए हुए हैं, ये देखिए ये गिवन है आपके पास, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 3 4, तो यहाँ इंटू 2, यहाँ इंटू माइनस 3, यहाँ पर इंटू 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 माइनस 3 एंड 4 गिवन थे हमें। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x माइनस 2 ये आया आपका माइनस 3y प्लस 6 प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 2 प्लस 6, और कितना हो गया ये 4 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये जो आपकी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो अब आपने दो कंडीशन दी थी, एक पॉइंट ऑफ द प्लेन दिया था, एक नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दिया था। जब हमने
जो हमें फॉर्मूला पता है कि 1 पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर दिया हो प्लेन का, तो 1 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे, वो हमने लगाई और हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली। लेकिन अल्टीमेटली ये कौन सी फॉर्म है, ये आपको पता है, ये जनरल फॉर्म है कि नहीं? जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पर a कितना है? 2 है, b कितना है? -2 है, c कितना है? 4 है और d कितना है? -8 है। अब याद रखना, कभी भी प्लेन की इक्वेशन है उसमें जो x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या है? देखो जरा क्या है, समझो। जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो आपके जो प्लेन का जो नॉर्मल है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। देखो ऊपर 2 -3 4 था, यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं? वो उस प्लेन के नॉर्मल के कोफिशिएंट आ रहे हैं। याद रखिएगा इस बात को। हाँ जी, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेन के ऊपर और कुछ नहीं दिया हमें। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और मुझे पता है कि हम जब तक तब तक इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो नहीं पता, तब तक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम किसी तरीके से इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालें। कैसे निकालेंगे? निकालना तो हमें नहीं, तो 3 पॉइंट्स की हेल्प से है। अभी देखिए, अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, ये मुझे ए पॉइंट दिया हुआ है, ये सी पॉइंट, ए सी वेक्टर बना देती हूँ और ए बी वेक्टर बना देती हूँ। ये दोनों जो वेक्टर्स बने आपके ए सी और ए बी, क्योंकि these 3 points A, B and C, these 3 points lie on the plane। तो जो ये दो लाइंस बनेंगी, एज पर द डेफिनेशन हमें पता है प्लेन में अगर 2 पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करते हैं, अगर वो प्लेन है वो सरफेस, तो वो लाइन भी उसी प्लेन पर होगी। यानी कि ए सी वेक्टर भी इसी प्लेन का है, ए बी वेक्टर भी इसी प्लेन का है, दोनों वेक्टर्स दोनों लाइंस इसी प्लेन के अंदर है। अब मुझे इस प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल फाइंड आउट करना है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है 10th चैप्टर में कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं तो आप क्या कीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आपको एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ये मेरा पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2 और सी पॉइंट है x3 y3 z3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो मैं ए बी और ए सी, ये जो दो वेक्टर आए इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी, तो मेरे पास एन वेक्टर आ जाएगा। ये एन वेक्टर आ गया। यानी एन वेक्टर कैसे आया? अब सोचिए जरा, एन वेक्टर मैंने निकाला है, इट वॉज नॉट गिवन दिस टाइम। मैंने ये एन वेक्टर निकाला है, कैसे निकाला है? मैंने ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मैंने ए बी एंड ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो दो वेक्टर्स का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगी तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा। आ गया क्रॉस प्रोडक्ट करने से ये वेक्टर। अब मैं एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर अननोन पॉइंट जो कि एक्स वाई जेड है वो लूंगी, ठीक है, और ए से अगर मैं आर को ज्वाइन करती हूँ तो ये जो ए आर है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ये एन वेक्टर। तो ये जो ए आर है, पहले जैसे डेफिनेशन की थी, ए आर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा एन वेक्टर के साथ वो 0 होगा, क्योंकि ए आर और एन वेक्टर ये देखो आपस में परपेंडिकुलर है। ए आर वेक्टर कैसे आया? ए आर वेक्टर आया ये सॉरी, ए आर वेक्टर आपके पास एन वेक्टर कैसे आया? एन वेक्टर और एन वेक्टर कैसे आया? ये ए आर वेक्टर कैसे आया? हम उसको लिखेंगे, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर, मैंने ए का पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए लिया हुआ है, ए पॉइंट का आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मैंने आर वेक्टर लिया है। तो ए आर वेक्टर कैसे आएगा? फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। डॉट एन वेक्टर कैसे आया? एन वेक्टर कैसे आया जी? देखो, ये देखो, ये ए बी क्रॉस ए सी, ये ए बी क्रॉस ए सी आया हुआ है आपके पास, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, कैसे? ये देखो, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल बी माइनस ए,
क्रॉस AC, C minus A, C minus A, दिस इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन है when you have been given the 3 points on the plane, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन है। ठीक है, r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, कार्टेशियन फॉर्म देखें, कार्टेशियन फॉर्म ना इसका डायरेक्ट है। देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस टाइम तो यू हैव नॉट डन, अदरवाइज ये ऐसे होता है, ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ये r माइनस ए को आप ऐसे लिख सकते हो, r माइनस ए को कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे, लुक एट इट क्लियरली। ये r क्या है x और a क्या है x1 y1 z1। तो पहले इसको फर्स्ट रो में लिख लो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, इसको सेकेंड रो में लिखो, b माइनस ए। b क्या था, देखो ये रहा x2 है ना, और a क्या है, a है x1, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। c माइनस a, c क्या था जी, ये देखो c है x3 y3 z3, और a क्या है, a आपको पता है x1 y1 z1, यानी x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, फिर क्या है इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन है। रेड कलर में ये जो लिखा है ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन है, लेकिन आप इस फॉर्म को याद रखिए, ये वाला फॉर्म याद रखिए जो नीचे लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन आर गिवन टू यू, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो आपको ये पता है ये जनरल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन है। अब आपके ये abc क्या है, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो क्या था ये थे डायरेक्शन रेशियोज। ये abc क्या है, अगर आप देखिए abc क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर मैं इसको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, वेरी इजी, डिवाइड द होल बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएगा। तो हम इसको इसी की मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x प्लस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर y प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये जो है ये कभी भी डायरेक्शन रेशियो अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन बन गया, उसको तो हम L से शो करते हैं, है ना, और m से शो करते हैं और n से शो करते हैं, x वाले को L से, y कंपोनेंट को m से और आपका z कंपोनेंट को n से शो करते हैं। और ये जो आपके पास ये आया, ये एक मैग्नीट्यूड आई है, इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं और p कर देते हैं, इसको p लिख देते हैं। अब इसमें p क्या है, वेयर p हम लिख देते हैं कि यहाँ पर p क्या है, माइनस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। अगर आप इसको कंपेयर करो जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ये L M N, यानी ये है क्या, ये आपकी एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म बन गया है। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। अगर आपने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल को डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका बन गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये है जी आपका नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। सीधा याद रखेंगे, कोई भी अगर जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसको इसी के मैग्नीट्यूड से, नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से इफ यू डिवाइड देन इट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर आपको लाइन का नॉर्मल फॉर्म याद हो तो उसमें हम लिखते थे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा
इज इक्वल टू पी। पी क्या होता था वहां पर, याद हो अगर आपको, पी होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर भी जो पी है, ये जो स्मॉल पी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। अगर सपोज करो ये आपका एक्स वाई जेड ये है एक्सिस और ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पर कोई आपके पास ऐसे कोई प्लेन है, तो ओरिजिन से अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका पी है। उस प्लेन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये आपका स्मॉल पी निकलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम लास्ट फॉर्म ऑफ प्लेन कर रहे हैं, वो है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ये सपोज कीजिए आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस दिया हुआ है, तो इसमें इंटरसेप्ट हमें ये दे दिए हैं, 3 इंटरसेप्ट हमें दिए हैं। ये सपोज करो ये ए 0 0, ये ए इंटरसेप्ट दिया हुआ था तो मैंने पॉइंट लिख दिया है 0 0। आपका वाई एक्सिस पर ये आपका 0 B 0 ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस 0 0 C ये दिया हुआ है आपको। तो ये जो प्लेन बन रहा है आपका, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक तरीके से हमारे पास प्लेन के 3 पॉइंट्स आ गए। अगर आपके पास प्लेन के 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 points, when 3 points are given, then how do we write the equation of the plane, that we know very well। वो कैसे होता है आपको याद होगा, x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, this is x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, इन सब का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। x माइनस x1, ये मेरा a पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, ये b है, ये c है। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x1 y1 z1 है, b के x2 y2 z2, और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। तो x माइनस x1 यानी a y माइनस 0 z माइनस 0। अब है x2 माइनस x1, तो ये आपके x2 माइनस x1, तो 0 माइनस a, फिर है b माइनस 0, फिर है 0 माइनस 0। ठीक है, ये मैंने 0 z माइनस 0 था यहाँ, ये z माइनस 0 था। हाँ जी, 0 माइनस 0 हो गया, ये यहाँ पर माइनस। अब है उसके बाद x3 माइनस x1, तो x3 मैंने इसको माना था, ये x3 y3 z3 था, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। ठीक है, तो अब x3 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a, फिर है 0 माइनस 0, फिर है c माइनस 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेकर इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो x माइनस a इंटू बी सी, फिर माइनस y, फिर किससे करेंगे, ये माइनस ए सी आएगा यहाँ पर, माइनस ए सी, तो ये माइनस ए सी आ गया। फिर है प्लस z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ए बी है, इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है हमारे पास। वैसे जैसे ये वैसी ही आएगी जैसे आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन किया था 11th क्लास में, वैसे ही आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन आने वाली है, लेकिन कैसे आई, लेट अस सी। तो अब हम करेंगे ये एक्स बी सी माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू 0। जो ये नेगेटिव है इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब हम ए बी सी से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है, और यहाँ भी, ठीक, तो कैंसिल होके 1 हो गया। यहाँ से बी सी कैंसिल, यहाँ से ए सी कैंसिल, यहाँ से ए बी कैंसिल, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी
equal to 1. This is your intercept form of line. ये आपकी intercept form of line है. इसमें ध्यान रखना x divided by x intercept plus y divided by y intercept plus z divided by this z intercept है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी. तो हमारी intercept form of plane भी हो गया. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक बार जरा रिव्यू कर लें हमने अभी तक क्या पढ़ा है. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिसलीड एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली विल डू इन दिस लेक्चर. तो पहला हमारा हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म वेक्टर में अगर आप इसको देखते r डॉट n कैप इज इक्वल टू p और कार्टेशियन फॉर्म lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p. यहाँ lmn क्या थे, जो आपके नॉर्मल है, आपके प्लेन का नॉर्मल है, उसके डायरेक्शन को साइंस, और p था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. उसके बाद आ जाइए आप जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म ऑफ लाइन थी r डॉट n इज इक्वल टू d. यहाँ पर n वेक्टर जो है आपका नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है, और डी यानी ये कोई भी आपकी एक वैल्यू है, ऐसा कोई नहीं है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है. अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म इसी की है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, या फिर इक्वल टू d बोल लें या जैसे मर्जी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ नॉर्मल वेक्टर इज गिवन टू यू. तो ये था r माइनस a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है. इसको कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 इंटू a प्लस y माइनस y1 इंटू b प्लस z माइनस z1 इंटू c इक्वल टू 0 दिया था. यहाँ पर x1 y1 z1 आपके प्लेन के पासिंग पॉइंट थे और a b c आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल थे. अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो था वो आपका ये था, आपका r वेक्टर माइनस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, b माइनस ए वेक्टर क्रॉस c माइनस ए वेक्टर, और इसी का जो कार्टेशियन फॉर्म था वो आपको क्या लिखा था यहाँ पर याद हो तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इधर था फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, इसका डिटर्मिनेंट लेकर इक्वल टू 0. ये इसका क्या फॉर्म था आपका, अगर 3 पॉइंट्स अगर आपको दिए हो वहां से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपकी ये थी. चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 11.3 के वो क्वेश्चंस करते हैं विच आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूले वी हैव डन जस्ट नाउ. पहला है क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन को साइंस यानी हमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन लिखना है. नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन यानी कि आपको लिखना पड़ेगा इसको किस फॉर्म में, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p की फॉर्म में हमें ये लिखना पड़ेगा. और जबकि हमें जो प्लेन है वो दिया कौन सी फॉर्म में होगा, प्लेन हमें गिवन होगा इस फॉर्म में, गिवन ax प्लस by प्लस cz प्लस d, या आप कह लीजिए इक्वल टू d फॉर्म, d डैश फॉर्म, कुछ भी कह लीजिए इसको, इस फॉर्म में. यानी कि आपको जनरल फॉर्म दिया होगा और इस तरीके से आपको करना है. तो ये आपको जैसे कि पहला पार्ट दिया है z इज इक्वल टू 2, तो इसमें a भी 0 है, b भी 0 है, z का कोफिशिएंट c आपको गिवन है. तो हमें अगर इसको lmn में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसी से डिवाइड करना है. अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0x, यहाँ पर लिखा है ये देखिए 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2. तो इसके डायरेक्शन जो रेशियोज हैं वो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल. अगर हम इसको देखें तो इसका जो ABC है वो क्या है, इसका ABC डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल है वो 0 0 1 है. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 ही आएगा ना.
तो दैट इज 1 स्क्वायर रूट, दैट इज 1, तो मैग्नीट्यूड 1 आया। तो आपके पास ये जो 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2 है, यानी कि z इज इक्वल टू 2 है, उसको इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आ गया। तो वही आया आपके पास, सेम आया। तो इस अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, एलिमेंट फॉर्म प्रॉपरली अगर लिखना चाहते हैं, तो हम इसको ये मान के चलें 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 2 था, इसको इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये एलिमेंट बन गया, तो L कितना आ गया 0, M कितना आ गया 0, N कितना आ गया 1, तो 0 0 1 आ गया ना इसका डायरेक्शन को साइन। वही इसमें लिखा है कि डायरेक्शन को साइंस ऑफ द नॉर्मल 0 0 1 आ गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका ये फॉर्मूला लिखा होता है, ये देखो ये वाला हमने फॉर्मूला बना दिया ना, तो इज इक्वल टू P जो है, ये जो है यही आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ही बता दीजिए। चलिए अभी हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसको देखें इसी का पार्ट, तो आपके पास है बी पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं करती हूँ यहाँ पर, ये आपके पास फॉर्म जो दी हुई है वो दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी डैश, मान लीजिए इसको, क्योंकि इस प्लस डी होता है तो हम इसको डी डैश मान रहे हैं। तो ये दिया 1x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 1, यानी ए बी सी कितना दिया हुआ है 1 1 1, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ताकि lx प्लस my प्लस nz आ जाए। तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल 1 1 1 है, ठीक है। तो अब इसको इसी के मैग्नीट्यूड से, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ये देखो, ये ए बी सी जो आपके पास आया है वो आया है 1 1 1। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो क्या इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √3। तो पूरे को √3 से आपने डिवाइड कर देना है, पूरे को किससे √3 से डिवाइड करना है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 था, इसको √3 से डिवाइड कर दो, √3 से आपने डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास एलिमेंट, अब ये डायरेक्शन कोसाइन हमें जो इसके चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन जो हमारे पास आ गए वो 1/LMN, डायरेक्शन कोसाइन जो इसके आए हैं वो क्या आए हैं, इसमें आप इसके 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 आया है यहाँ पर, 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 आया है, ठीक है। आप इसका परपेंडिकुलर अगर हम इसको देखो कंपेयर करते हैं, तो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P है। तो इसमें P क्या है, P तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है 1/√3। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ द नॉर्मल क्या आया 1/√3 1/√3 1/√3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है वो भी आपका 1/√3 आया है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, ये है, इसको खुद करने के लिए हमें बोला गया है, तो हम इसको भी खुद करेंगे। ये 1/√3 1/√3 1/√3 था, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, तो आपके पास ये क्या दिया हुआ है सी पार्ट में, सी पार्ट में 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5 गिवन है, ठीक है। तो अगर आप इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल देखें तो ABC क्या है आपके पास, वो है 2 3 -1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट है -1। इस क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं। तो अब इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट 14, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है, 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आपका √14 आ गया, ठीक। अब इसके बाद आप इस पूरे वेक्टर को, जो सॉरी ये पूरा जो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन, इसको इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल नहीं बचेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल बन जाएंगे -z/√14। z को थोड़ा सा ना वैसे इंडिकेट कर देते हैं, ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 5/√14, ठीक है। अब ये हो गया Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P।
चलिए, तो L कितना आ गया, x का कोफिशिएंट 2/√14 है, M कितना है, y का कोफिशिएंट 3/√14 है, n कितना है, z का कोफिशिएंट -1/√14 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद P परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, दैट इज 5/√14. So this question C part is also done. Now you can do D part yourself. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, here in this question you have to find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal vector is this. पहले तो देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है ना, तो हम उसको P से शो करते हैं, P is 7 units. One more thing is given, नॉर्मल वेक्टर दिया आपको, नॉर्मल वेक्टर दिया, दिस इज 3i + 5j - 6k। तुम्हें अगर इक्वेशन पता हो तो एक होती है जो जनरल फॉर्म होती है ax + by + cz, ठीक है, इज इक्वल टू d डैश लिख लो इसको, ठीक है। ये अब यहां पर abc क्या है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, यानी कि, और ये a x y z क्या होता है, r वेक्टर, और ये ABC नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू d डैश, ये होता है। यानी कि अगर इधर नॉर्मल वेक्टर है तो यहाँ d डैश है, p नहीं है, जबकि हमारे पास p दिया हुआ है। तो p कब आता है, वो यहाँ पर आता है जब आपके पास, एक मिनट इसको हम ऐसे लिखें, वो होती है इक्वेशन कौन सी, जिसमें कि हमारे पास दिया हो Lx + my + nz इक्वल टू p दिया हो। इसमें अब ये lmn क्या है, lmn है नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, एक्स वाई जेड क्या है, आर वेक्टर, डॉट n इज इक्वल टू p। हमारे पास p है, लेकिन n कैप नहीं है, n का यूनिट वेक्टर नहीं है, बल्कि n वेक्टर गिवन है। देखो, तो हम n वेक्टर से n कैप बना सकते हैं। n कैप कैसे निकलेगा, n वेक्टर को n की ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो n कैप आ जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है, चलिए यहाँ पर हम n की मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखते हैं कितना है, ठीक है। तो n का मैग्नीट्यूड जो है वो है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर 36, कितना आया जी, 70√70, ठीक है। तो आप के पास अब n वेक्टर भी है, n का मैग्नीट्यूड भी है, n वेक्टर ये है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो n कैप निकाल लो आप, n कैप 3/√70 i कैप + 5/√70 j कैप -6/√70 k कैप, ये आ गया, ये देखिए ये, ठीक है। अब आपको बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, p गिवन 7 और n कैप हमने निकाल लिया, तो हम अब यहाँ पर इसको पुट करते हैं। तो r वेक्टर, ठीक है, डॉट n कैप की जगह ये लिख देंगे 3/√70 i कैप + 5/√70 j कैप -6/√70 k कैप, ये हो गया, इज इक्वल टू p। p कितना है, 7। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, आपके पास ये वेक्टर फॉर्म ऑफ योर प्लेन आ गई, ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन आ गई। ओके, ये देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज दिस, हाँ, ठीक है, यही हमने किया है। अब आ जाइए आप, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। आपको वेक्टर फॉर्म दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। लेट अस सी हाउ इट हैज बीन डन। देखो, ये बोला है, ये वेक्टर फॉर्म है, क्या है, r
वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। बस आर वेक्टर जो होता है, अगर हम इसको देखें हमने कैसे लिखा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वैसे तो मैं आपको बताने के लिए बोल सकती हूँ, हाँ जी, आप ना आई जे के की जगह जहां आई जे के होता है वहां एक्स वाई जेड लिख दो, बस आर वेक्टर हटा दो, बन गई कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन ये आई कैसे, देखो मैं इसको बताती हूँ। मैंने आर वेक्टर लिखा यहाँ पर, ये आर वेक्टर हो गया, फिर डॉट है, फिर क्या, आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2 दिया। आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, आई डॉट आई 1 होता है, वाई इंटू 1, वाई जे का कंपोनेंट 1 है, इधर जे इंटू जे 1 हो गया, वाई, फिर z इंटू -1 माइनस जेड हो गया, k डॉट के 1 हो गया इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये ऐसे बना। अच्छा चलिए, फिर वेक्टर फॉर्म दिया, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना, अब तो डायरेक्ट लिख लो 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, जहां भी आपका i है उसको x लगा दिया, y लगा दिया, z लगा दिया, बन गई ये आपकी कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, आई जे के की जगह x। हाँ जी, क्वेश्चन 4 अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो कंसेप्ट अभी हमने करा नहीं है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट तो यहाँ पर लिखा है कि डू योरसेल्फ, लेकिन बी पार्ट चलिए हम करते हैं जो भी गिवन है। इसमें दिया है द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 4 6। पासिंग पॉइंट गिवन है, यानी कि आपको x1, आपको कौन सी फॉर्म निकालनी है, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। x1 y1 z1 यानी पासिंग पॉइंट गिवन है 1 4 6। ओके, 1 4 एंड 6, ठीक है, ये लिखा है मैंने 1 4 6। एंड नॉर्मल वेक्टर इज ऑल्सो गिवन। नॉर्मल वेक्टर क्या गिवन है आपका, नॉर्मल वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस 6k। ठीक है, अगर one point is given to you, one point is given to you, then what is the equation of the plane in the Cartesian form, x into x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c equal to 0। तो आप पहले पुट करेंगे x माइनस 1 क्योंकि पासिंग पॉइंट है 1 4 6, और ये जो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल वेक्टर के वो ए बी सी हैं। a is -1 -2 एंड 6, तो a की जगह आ गया 1, y माइनस वाई वन दैट इज 4, और b माइनस 2 इंटू -2 प्लस z माइनस z माइनस 6, पासिंग पॉइंट क्योंकि 6 है और डायरेक्शन रेशियो भी 6 है, इक्वल टू 0। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, एक मिनट, यहाँ पर n वेक्टर क्या है, ये मैंने 1 आपका नॉर्मल, ये प्लस के है, मैंने यहाँ गलत लिखा है, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। यहाँ पर ये 6 नहीं है, ठीक है, 1 है, तो यहाँ पर भी ये 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 1 आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन यू विल सिंप्लीफाई देन यू विल गेट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। और वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होगा, देखो वो है आर वेक्टर माइनस, जैसे ये है आर वेक्टर, x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट ए वेक्टर, फिर डॉट, मल्टीप्लीकेशन का मतलब डॉट, ए बी सी क्या था, ये नॉर्मल वेक्टर, इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका कौन सा फॉर्म दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर यानी कि ये जो आपका पासिंग पॉइंट है आई कैप प्लस 4j कैप, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, प्लस 6k कैप, ठीक है, डॉट, डॉट लगाकर एन वेक्टर, ये आपका एन वेक्टर लिख दीजिए यहाँ पर, 1 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6 ये 1k कैप इक्वल टू 0। ये आपने इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया। सो दिस इज डन। ये वेक्टर फॉर्म जो है देख लीजिए यहाँ पर, ये वेक्टर फॉर्म है जो आपको मैंने अभी बताया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन जो अभी निकाला था वही है ये। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स
that passes through 3 points. ये 3 पॉइंट से अगर प्लेन पास कर रहा है तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैंने इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन बताई थी। इसमें फर्स्ट पॉइंट को हमने x1 y1 z1 माना, x2 y2 z2 सेकेंड पॉइंट और x3 y3 z3 हमारा थर्ड पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इसमें मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। दैट डायरेक्ट फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर। लेट अस सी हाउ। ये ठीक है ना, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो कोई भी प्लेन है, एक चीज नोटिस करो, कोई भी प्लेन है अल्टीमेटली वो जो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में आएगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, तो आपका क्या वेक्टर है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। एक्स वाई जेड के अगर हम इसका नॉर्मल वेक्टर बोले ना क्या है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है -2y -3j +3k ये इस प्लेन का जो नॉर्मल है। ये अगर सपोज करो ये प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है। हमेशा याद रखना जो भी एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो डन। Now let us move to next question. Next question क्या है आपका? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। तो पहले तो हमें इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ द प्लेन पता होने चाहिए। वो होता है x अपॉन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये होता है। तो अभी हमें यानी इक्वल टू 1 अगर मिल जाता है यहाँ पर 5 की जगह पर, तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। तो इसमें ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए, एक तो ये। तो ठीक है, हम इसको पूरे को 5 से डिवाइड कर देते हैं ताकि राइट साइड में 1 आ जाए। तो हमने पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब 5 से डिवाइड करने के बाद एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट तो 1 नहीं आया, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये 2 डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कह लो, या फिर इसको कह लो कि हमने इसको 2 से डिवाइड किया। इधर हमने ये ठीक था, इधर -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया x का कोफिशिएंट 1 है ऊपर और नीचे ये x का इंटरसेप्ट है। नीचे यहाँ पर ये y के नीचे y का इंटरसेप्ट, z के नीचे z का इंटरसेप्ट। तो x y z इंटरसेप्ट आपको मिल गया। x का इंटरसेप्ट 5/2, 5/2, y का इंटरसेप्ट 5 और z का इंटरसेप्ट आपके पास -5 है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। फाइंड the equation of the plane with the intercept 3 on the y-axis and parallel to ZOX plane. ZOX plane के ये पैरेलल है, ठीक है। और y-axis का आपको इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x/0 प्लस y/3 प्लस z/0 इक्वल टू 1। तो ये आपके पास बन गया y/3 इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास x और z इंटरसेप्ट इसके ही नहीं है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास x का इंटरसेप्ट होता, मान लो x का इंटरसेप्ट 3 है, y और z का नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3 होती। तो विद दिस क्वेश्चन ये हमारा 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम यहीं पर इस लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। तो इसको अब जो नेक्स्ट इसका और कॉन्सेप्ट है, प्लेन से रिलेटेड है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन है हमारा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स है, और फैमिली ऑफ प्लेन्स है which are passing through the intersection of two planes, and angle between the two planes, angle between the line and plane, that we will study in our next lecture. And the remaining questions of 11.3 will also be solved in that lecture only.